नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं देश प्रदेश, जिसमें देश और प्रदेश की सारी बड़ी खबरें पूरे अपडेट के साथ बताने के लिए हम तीनों हाजिर हैं। देश की खबरों का अपडेट मैं आपको दूंगा और सबसे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर। देश के संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में मंगलवार को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मौजूद रहे। आयोजन की थीम हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान रखा गया और इस दौरान सिक्का और डाक टिकट भी स्मृति में जारी हुआ है। संस्कृत और मैथिली संविधान की प्रतियां जारी की गई। आयोजन में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक साथ एक मंच पर बैठे नजर आए। इनके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर हरिवंश भी इस अवसर पर मौजूद दिखे। बहुत बहुत धन्यवाद। भाषा नाम जननी संस्कृत भाषा अर्थात धन्यवाद। भारत के प्राचीनतम तो पूरे देश में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। रायपुर में संविधान दिवस पर पदयात्रा का आयोजन किया गया, जहां पदयात्रा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस दौरान मेडिकल कॉलेज से अंबेडकर चौक तक पदयात्रा निकाली गई। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अरुण साव के साथ मंत्री केदार कश्यप, दयालदास बघेल, टंकरंग वर्मा भी मौजूद रहे। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने देश में आपातकाल लागू करके लोकतंत्र को ही खतरे में डाल दिया था, जिन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने और तुष्टीकरण के लिए संविधान में अनेक संशोधन किए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि देश के लिए संविधान सर्वोच्च है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान हमारे लिए पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने संविधान के साथ साथ संविधान निर्माताओं की भावनाओं के प्रति भी सम्मान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश के मऊ रानीपुर हिंदू जागरण यात्रा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा में चूक देखने को मिली, जहां धीरेन्द्र शास्त्री के चेहरे पर चोट लग गई। बताया जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री के चेहरे पर मोबाइल आकर लगा। इसे लेकर धीरेन्द्र शास्त्री का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि फूल फेंकते समय गलती से मोबाइल आ गया। कोई हमला नहीं हुआ, वो बेचारे ने फेंक दिया। फूल फेंक रहा था, मोबाइल गिर गया। थोड़ा सा लगा, होता रहता है। हमारे लोग इतना कष्ट पा लेते हैं, हम स्वस्थ हैं, थोड़ा मोड़ा चलता रहता है। हमारे लोग बागेश्वर धाम के लोग इतना कष्ट पा रहे तो थोड़ा मोड़ा चले। सबकी नजरें हैं रिजल्ट्स के बाद महाराष्ट्र में सीएम फेस कौन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मंगलवार को इस बीच राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिलकर अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी उनके साथ मौजूद रहे। विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर यानी आज तक का ही था। नए मुख्यमंत्री की शपथ की तारीख अभी तक तय नहीं है। तब तक शिंदे अब कार्यवाहक सीएम के तौर पर कार्य करेंगे। शिंदे 28 जून 2022 से 26 नवंबर 2024 यानी आज की दिनांक तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शिंदे के इस्तीफे के बाद भाजपा विधायकों की मुंबई में एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें फडणवीस को नेता चुना जाना है। इसके बाद सह्याद्री गेस्ट हाउस में शिंदे, फडणवीस और अजीत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी सुबह से मिल रही है। भाजपा हाईकमान की तरफ से नए मुख्यमंत्री के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग फाइनल है। आज उनके नाम की आधिकारिक घोषणा भी हो सकती है। फडणवीस के मुख्यमंत्री बन जाने पर नई सरकार में पहले की तरह 2 डिप्टी सीएम रह सकते हैं। एनसीपी की तरफ से अजीत पवार और शिवसेना शिंदे गुट से नए विधायक का नाम सामने लाया जा सकता है। इधर छत्तीसगढ़ में साई कैबिनेट की बैठक इस वक्त चल रही है। बैठक में सीएम साई की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया है। कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में जारी है, जहां पर विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियों और धान खरीदी समेत कई अलग अलग विषयों पर चर्चा की जा रही है।
इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा की सफलता के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इंदौर नगर निगम के MIC मेंबर समर्थकों के साथ यहां पर पाठ करते नजर आए। दरअसल हिंदू जागरण यात्रा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा में चूक हुई, जहां फूलों के साथ स्वागत में मोबाइल फेंका गया। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री की सलामती के लिए और इस पद यात्रा की सफलता के लिए पूजा की गई। और इधर बिहार में स्मार्ट बिजली मीटर का विरोध जोरों पर है। पूर्व सीएम और राजद नेता राबड़ी देवी के साथ अन्य विपक्षी सदस्यों ने स्मार्ट बिजली मीटर्स की स्थापना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। मतलब ये जो लगाए जा रहे हैं, इंस्टॉल किए जा रहे हैं और इनमें भ्रष्टाचार के आरोप प्रमुख तौर पर लगाए। राजद नेता राबड़ी देवी ने कहा कि स्मार्ट मीटर हटाए जाएं, इसके तहत बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। राज्य सरकार ने जनता से धोखा किया है। तो स्मार्ट मीटर हटाना होगा, ऐसे बैनर लेकर के राबड़ी देवी ने आज अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शित किया है। स्मार्ट मीटर एक बड़े भ्रष्टाचार का सबब बन रहे हैं, इनको हटाया जाए, ये मांग की जा रही है राबड़ी देवी ने राजद की प्रमुख नेता के द्वारा। इधर रायपुर में राम अवतार जग्गी हत्याकांड के मामले में आज सुनवाई हुई, जहां पर अभियुक्त याह्या ढेबर की जमानत अर्जी पर सुनवाई की गई। कोर्ट ने याह्या ढेबर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि CJI संजीव खन्ना की बेंच में यह सुनवाई हुई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की चूना भट्टी पुलिस ने एक साइको युवक को गिरफ्तार किया है। युवक पिछले कई दिनों से इलाके में युवतियों को परेशान कर रहा था। युवक के पकड़े जाने के बाद जब पुलिस ने युवक और उसकी गाड़ी की तलाशी ली तो हैरान रह गई। युवक की जेब में महिलाओं के अंडरगारमेंट्स भरे हुए थे। युवक पिछले 1 महीने से चूना भट्टी के यशोदा विहार कॉलोनी में युवतियों को परेशान कर रहा था। आरोपी अपनी पहचान छिपाने के लिए मास्क और चश्मा पहनता था। अपनी एक्टिवा की नंबर प्लेट पर कागज चढ़ा रखा था। आरोपी की पहचान गौतम नगर निवासी जहार खान के रूप में हुई है। उसके माता पिता टीचर है। चूना भट्टी पुलिस ने उसकी जेब और स्कूटर की डिग्गी से बड़ी मात्रा में लड़कियों के अंडरगारमेंट्स बरामद किए हैं। ये गारमेंट्स वो कहां से लाता था और इनका क्या करता था, पुलिस इस बारे में पता कर रही है। आरोपी ने छेड़छाड़ की भी 2 वारदातों को कबूल किया है। पुलिस उससे आगे पूछताछ कर रही है। इधर भिलाई में वकील के घर में चोरी की रेकी का एक वीडियो सामने आया। यहां पर चोर सीसीटीवी फुटेज में रेकी करते साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। सीसीटीवी में चोर खिड़की खोलने की कोशिश करता देखा जा सकता है। ये तस्वीरें आप देखिए। इसे लेकर वकील ने दिल्ली से दुर्ग SP को फुटेज भेजा है, जिसके बाद दुर्ग SP ने एक्शन लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब चोर की तलाश की जा रही है। ये बहस इतनी लंबी है कि पता नहीं कहां जाकर रुकेगी। हर चुनाव के पहले और बाद में EVM को लेकर बखेड़ा खड़ा हो जाता है। देश में EVM से हो रहे चुनाव में धांधली के आरोप फिर लगाए गए सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिल पाई। शीर्ष अदालत ने इससे जुड़ी एक जनहित याचिका को खारिज किया है। इस जनहित याचिका में देश में EVM के बजाय पुरानी पद्धति बैलेट पेपर से चुनाव की मांग थी, जिसे कोर्ट ने कहते हुए खारिज कर दिया कि सुनवाई के लिए यह मंच सही नहीं है। अन्य राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ में भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को सभी वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2019 के पहले के सभी वाहनों में नंबर प्लेट लगाना अब मैंडेटरी है। परिवहन विभाग ने अधिकृत कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। वहीं परिवहन आयुक्त और अपर परिवहन आयुक्त स्पष्ट दिशा निर्देश दे चुके हैं कि अब सभी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट ही लगाई जाए। हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के बारे में तमाम जानकारियां दे रहे हैं जो आपको जानना जरूरी है। तो हाई सिक्योरिटी प्लेट क्या होता है, जिसमें होलोग्राम में अशोक चक्र इसमें बना होता है, जो आपको लगाना अब जरूरी है। आपको बता दें कि 10 अंकों का स्थायी पहचान पिन इसमें होता है। इसके साथ ही डिजिटल पंजीकरण के बाद HSRP इसमें जारी किया जाता है, यानी कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के दुरुपयोग को रोकने के लिए ये तरीका अपनाया गया है। पुराने नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करना काफी आसान था।
वाहन चोरी की घटनाओं पर भी इसके माध्यम से लगाम लगेगी और जिस तरह से राजधानी में, रायपुर में या फिर छत्तीसगढ़ में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही थी, उसके बाद ये फैसला लिया गया। तो एक तरफ मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत बनी हुई है, दूसरी तरफ लगातार कालाबाजारी की खबर मिल रही है। इधर टीकमगढ़ में खाद के गोदाम पर छापेमार कार्रवाई की गई, जहां बोरियों में नकली डीएपी खाद भरा जा रहा था। कार्रवाई के बाद मौके से 170 नकली डीएपी की बोरियां जब्त की गई है। वहीं मुख्य आरोपी मौके से फरार है। पूरा मामला दिगौड़ा थाना क्षेत्र का है। 26 नवंबर ये तारीख है आज, और 2008 26 नवंबर पूरी दुनिया नहीं भूल सकती। मुंबई में आतंकी अटैक का आज 16वां साल है, 16वीं बरसी है। इस मौके पर मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सभी नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे, पूर्व डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंच करके शहीदों को नमन किया, श्रद्धांजलि दी। तो 26/11 के नाम से आतंकी हमला जो हुआ था मुंबई में, जिस तरह लोगों को मारा गया, जैसे घंटों चला रेस्क्यू ऑपरेशन, सारी दुनिया ने देखा। न केवल मुंबई पुलिस बल्कि असल मुंबई कर स्प्रिट देखी थी उस पूरे 48 से 76 घंटों के बीच में। और आज उसके 16वीं बरसी पर फिर कई आंखें नम हुई हैं। देश ने याद किया उन वीरों को जिन्होंने उस समय जांबाजी दिखाई, लोगों की जान बचाने का जज्बा, आगे बढ़ने का जज्बा, चीज़ें और हालात संभालने का जज्बा मुंबई का लोगों ने फिर याद किया। अब खबर छत्तीसगढ़ के पेंड्रा से, जहां पर मालगाड़ी दुर्घटना का शिकार हुई है। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। माफ कीजिएगा, 22 डिब्बे डिरेल होने की खबर सामने आई है। बिलासपुर की ओर दरअसल ये मालगाड़ी जा रही थी जब ये हादसे का शिकार हुई। रेल हादसे की वजह से यातायात पर भी असर पड़ा है। 2 दिन तक के अब रेलवे ट्रैफिक इसकी वजह से प्रभावित रहेगा। जहां 4 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, तो वहीं 2 ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट की गई हैं। 9 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। कई स्टेशनों में लगाए गए हैं स्पेशल हेल्प डेस्क, जिसके माध्यम से लोगों को जानकारी मिल सकती है। कटनी रूट के सभी ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। अगर आप इन रूट्स में सफर करने वाले हैं तो अपनी यात्रा के पहले अपनी ट्रेन की जानकारी अवश्य ले लें। बिलासपुर कटनी रेल रूट पर आज एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें मालगाड़ी जो कोयला लेकर बिलासपुर से कटनी की तरफ जा रही थी, इसके करीब 1.5 दर्जन से अधिक डब्बे डिरेल हुए हैं। ये घटना स्थल पर हम मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो से तस्वीरें देख सकते हैं कि रेल हादसा कितना विभत्स रहा है। इस हादसे के बाद अप और डाउन दोनों जो लाइन पर यातायात प्रभावित रहेगा। अगले कुछ दिनों तक इस स्थिति में सुधार आने की संभावना थोड़ा कम नजर आती है और इस रूट पर यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। करीब 22 डब्बे क्षतिग्रस्त हुए हैं और अब रेलवे और पुलिस के भी अधिकारी यहाँ मौके पर पहुँच गए हैं और राहत और बचाव के कार्य किए जा रहे हैं। हमारे साथ गौरेला के एडिशनल एसपी ओम चंदेल भी हैं, जो मौके पर पहुँचे हुए हैं। सर, क्या देख रहे हैं आप? जैसा कि आप देख रहे हैं कि भनवार टंक का स्टेशन है, वहीं पर ये ट्रेन डिरेल हुई है। लगभग 17 बोगियाँ जो है वो कोयले से भरी हुई है, वो यहाँ पे हुई है और दोनों तरफ का भी आवागमन बाधित रहेगा, जैसे कि देख रहे दो उसमें है। और किसी को घायल होने की अभी तक कोई सूचना नहीं है, सबसे अच्छी बात ये है। और हमारी मेडिकल टीम यहाँ पे और रेलवे प्रशासन की टीम भी हमारे साथ ही है। हम जल्दी से जल्दी इनके सहयोग के साथ में जो परिवहन है उसको सुचारू चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्थानीय पुलिस रेलवे की मदद के लिए भी यहाँ पहुँच चुकी है, चूँकि ये बड़ा हादसा है और हादसे के बाद की स्थितियों से निपटने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। ये हादसा देख सकते हैं कि कितना विभत्स है। वहाँ से जो पहला वैगन है वो डिरेल होना शुरू होता है। इसके बाद करीब 150 मीटर के दायरे में ही ये पूरे 20 डब्बे वैगन एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं और इसके अलावा माल जो इंजन है उसकी भी कपलिंग टूटती है, इंजन अलग जाके डिरेल होता है। तो ये हादसा काफ़ी भयावह है और रेलवे के इतिहास में इसके बड़े हादसे में भी शामिल किया है। चूँकि इसमें जान माल तो नहीं गई है पर बड़ा नुकसान हुआ है और आने वाले दिनों में यात्रियों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ग्राउंड जीरो भनवार टंक रेलवे स्टेशन घटना स्थल से मैं शरद अग्रवाल, IBC 24 पेंड्रा।
करते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर का। यहां पर बदमाशों ने व्यापारी से लूट का प्रयास किया है। देर रात बाइक से आए बदमाशों ने लूट की कोशिश की है और सीसीटीवी में बाइक सवार बदमाश नजर आए हैं। समय रहते व्यापारी ने कार भगाकर खुद को जैसे तैसे बचाया है और उसके बाद फिर लसूड़िया थाने में व्यापारी ने शिकायत दर्ज कराई है। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई और इसके बाद श्री राम की बारात निकाली जाएगी। 17 प्रदेशों के राम भक्त और साधु संत बारात में शामिल होंगे। बारात में जाने के लिए 4 विशेष रथ तैयार हैं, जिनमें एक रथ पर 51 तीर्थों का जल, दूसरे पर प्रभु श्री राम और माता सीता की मूर्ति होगी। इसके साथ ही लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तीनों भाई स्वरूप विराजमान होंगे। आज निकलने वाली बारात 3 दिसंबर को जनकपुर तक जाएगी, पहुंचेगी वहां। विवाह पंचमी के दिन तिरुपति बालाजी से 40 वैदिक ब्राह्मणों की टीम जनकपुर पहुंचकर संपन्न करवाएगी। श्री सीताराम विवाह महोत्सव कार्यक्रम को आयोजन के लिए विशेष इस उपलक्ष्य में सभी को यहां न्योता दिया गया है। अयोध्या से लगभग 200 बाराती निकलेंगे, लेकिन जनकपुर पहुंचते तक ये संख्या बढ़कर 500 के आसपास हो जाएगी अनुमान है। तीन दिसंबर को मठियानी से चल करके नगर भ्रमण करेंगे जनकपुर का और बारात अपने जनवासे में पहुंच जाएगी। और तिरुपति बालाजी के 40 वैदिक ब्राह्मण वहां आ रहे हैं। वो लोग उस विवाह के सारे प्रसंगों के उसको और पूरा करेंगे। लाखों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। नेपाल के जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े वो तो रहते ही हैं, राजघराने के लोग भी रहते हैं और एक जो संदेश है वहाँ का वो व्यापक है और एक मधुरता से भरा हुआ सांस्कृतिक धरोहर के रूप में इसको संयोजित हैं लोग। तो देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। हम तीनों को इजाजत दें, लेकिन आप कहीं ना जाएं, जुड़े रहें, देखते रहें। मुद्दा गर्म है मेरे सहयोगी राहुल सौमित्र के साथ, बस अब से कुछ ही देर में। नमस्कार।